हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीत राय ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमन बीइंग्स। मतलब हमको ये जानना है कि इंसानों के अंदर के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, उसमें कितने ऑर्गन सिस्टम जुड़े होते हैं और वो किस प्रकार से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो चलिए सबसे पहले इस बात को जानना होता है कि रेस्पिरेशन जो होते हैं वो रेस्पिरेशन अगर पानी में होता है तो उसको क्या कहते हैं और एयर में होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, और जब पानी के अंदर होते हैं तो वो एक विशेष प्रकार के ऑर्गेनेल से वो रेस्पिरेशन करते हैं, जिसका नाम है गिल्स। तो यानी अगर ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर है और वो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसको गिल्स रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर वही आदमी अगर एयर में है और वो अगर टेरेस्ट्रियल है मतलब, और अगर वो लंग्स द्वारा सांस ले रहा है, तब उनके इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कुल कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। तो देखिए लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कंसिस्ट ऑफ, कितने चीजों से बना होता है? कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 नॉस्ट्रिल एंड नेजल पैसेज, दूसरा है फेरिंग्स, तीसरा है लैरिंग्स, चौथा है ट्रैकिया, पांचवा है ब्रोंकाई और छठवां है ब्रैंकियोल्स। इतने सिस्टम मिल करके बनाते हैं आपके क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जरा सा ये बॉडी में उनकी पोजीशन और वो किस प्रकार से बॉडी फंक्शन करते हैं ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने एक आउटलाइन बनाया है ह्यूमंस का, और ह्यूमंस के जब आउटलाइन बनाया तो अभी मैंने नाम लिया नॉस्ट्रिल एंड नोजल पैसेज, मतलब इनकी पोजीशन क्या है। तो जाहिर सी बात है हमारी नेजल ओपनिंग मतलब हमारे नाक के जो होल्स होते हैं, ये नोजल्स ओपनिंग को हम लोग नेस्ट्रिल कहते हैं, और नेस्ट्रिल से लेकर के यहां तक लेकर के जो हमारे साइनस के अंदर एंट्री करता है यानी उस पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं? नेजल पाथवे कहते हैं। अब देखिए नॉस्ट्रिल और नेजल पाथवे जब एंट्री करता है तो हमारे माउथ की कैविटी यानी बक्कल कैविटी का इंटरनल एंड यानी बक्कल कैविटी का पिछला सिरा, जहां पर नेजल पैसेज और बक्कल कैविटी आपस में एक दूसरे से सबमर्ज्ड होते हैं, उस सबमर्जिंग एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। अब देखिए जब फेरिंग्स और मतलब माउथ की ओपनिंग और नेजल ओपनिंग दोनों जाकर के एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? क्रॉस कर लेते हैं, मिल जाते हैं, और जब ये मिल करके एक नीचे एक सिंगल ट्यूब के फॉर्म में आते हैं, तब यहां पर इनके ऊपर आपने देखा होगा जो लंग से जो पाइप आता है और फूड पाइप दोनों एक ही जगह एक ही ओपनिंग में खुलते हैं, यानी फूड पाइप और नेजल पाइप यानी लंग्स की पाइप दोनों एक जगह खुलते हैं। और जब खुलते हैं तो लंग्स की जो पाइप होती है उसकी ओपनिंग को हम लोग ग्लोटिड कहते हैं, और उसके ऊपर एक कार्टिलेज के बना एक फ्लैप होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इपीग्लोटिड कहते हैं। और जब ये ग्लोटिड से नीचे जाते हैं तो वहां पर ये ट्रैकिया आता है, और ट्रैकिया के नीचे क्या होते हैं? हमारे लंग सिस्टम लगे होते हैं। और जबकि जो फूड पार्टिकल होते हैं वो यहां से अलग होते हुए दूसरे पाइप में चला जाता है। अब देखिए होता क्या है, आपने कभी बच्चों देखा होगा कि जब कभी आप खाना खाते हैं तो जब आप निगलने की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो उस वक्त नाक सांस लेना बंद रोक देते हैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि जैसे ही आप सांस लेना रोकते हैं तो होता क्या है? होता ये है कि ये इपीग्लोटिड जो होता है वो फ्लैप जो होता है वो एक ढक्कन की तरह से बंद करता है। मतलब ये हमारा अगर ग्लोटिड है तो इस ग्लोटिड के ऊपर एक ढक्कन की तरह से ऐसे बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये बंद हो जाने की वजह से फूड पार्टिकल यहां से नीचे फूड पाइप में चले जाते हैं। और अगर गलती से अगर आपने उस दौरान ये खुला रह गया और फूड पाइप अगर मैंने खाना अगर जा रहा हो गलती से फूड पाइप में चला गया तो वहां पे बड़ी तेजी से खांसी आती है। तो जब भी आप इनगल्फिंग प्रोसेस करते हैं तो उस वक्त आपकी सांस अपनी ऑटोमेटिकली रुक जाती है और वो इपीग्लोटिड इस ग्लोटिड को क्या कर देता है? ऐसे बंद कर देता है। तो ये वही चीज है कि इपीग्लोटिड की एक फ्लैप है कार्टिलेज की, और वो ग्लोटिड के ऊपर क्या करता है? एक फ्लैप एक ढक्कन की तरह से वर्क करता है, और जब इसको बंद कर देता है तब फूड खाना जो है यहां से एंट्री करता है, और जब सांस लेना होता है तो इपीग्लोटिड का फ्लैप खुल जाता है और एयर नेजल ओपनिंग के थ्रू या माउथ ओपनिंग के थ्रू क्या कर सकता है? बाहर निकल जाता है। अब उसके बाद यहां से नीचे के प्रोसेस काफी एरिया काफी कंस्ट्रिक्ट हो जा रहा था, तो इसको मैंने इसको अलग से इनलार्ज करके बना दिया ताकि आप इसके इंटरनल ऑर्गन को पूरी तरह से समझ पाएं। तो देखिए ये एक पाइप है जिसको हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया जो होता है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना होता है, मतलब एपिथेलियल मतलब चमड़ी की एक पतली सी लेयर से बना होता है। अब वो पतली सी लेयर होने की वजह से उसके अंदर वो पूरी तरह से
पाइप के फॉर्म में नहीं होते हैं, बल्कि वो एक बहुत मिजेंट्रीज के फॉर्म में होते हैं। मिजेंट्रीज मतलब कि उसके अंदर ऐसे कार्टिलेज की रिंग पड़ी होती है, और ये कार्टिलेज पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक होते हैं। और ये कार्टिलेज की रिंग अगर ना हो तो मैंने कहा ना, ये ट्रैकिया किसका एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं, तो यानी वो बहुत मुलायम होते हैं। अगर ये रिंग निकाल देंगे तो सारे फ्लैप आपस में चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से इंसान के दम घुटने से मौत हो जाएगी। तो उस सांस को ऊपर नीचे बनाए रखने के लिए ये इस रिंग का उसके अंदर पड़ा होना बहुत जरूरी है। तो ये जो ट्रैकिया है, तो इसके मैंने वो रिंग बनाने की कोशिश की हुई है कि ये वो रिंग है जो इस एपिथेलियल टिश्यू को उनकी दीवारों को सटने से रोकता है, और ताकि हवा यहां से सीधे नीचे आ सके और सीधे ऊपर जा सके। तो थोड़ा सा और है, लैरिंग्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, लैरिंग्स जो होता है एक आपका वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स। मतलब ये आपके ट्रैकिया के ठीक ऊपर फिट होता है। तो होता है कि जब भी हम सांस निकालते हैं तो इस लैरिंग्स के अंदर बहुत महीन महीन फाइबर वो होते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट थिनेस्ट मेम्ब्रेन होते हैं। और जब वो मेम्ब्रेन हवा के, जब आप उनको आवाज को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तब वो थिनेस्ट मेम्ब्रेन क्या करता है, एयर के कांटेक्ट में आकर के वाइब्रेट करना शुरू करता है, और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिर उस साउंड को हम अपने माउथ, जीभ और इस लैरिंग्स के ऊपर, मेम्ब्रेन के ऊपर जो कुछ न्यूरॉन्स लगे होते हैं, उनकी माध्यम से इनको हम कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ब्रेन की सहायता से इनको हम अलग अलग शब्द और अलग अलग विचारों में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो लैरिंग्स का काम ये आपका हो गया साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। अब इस वॉइस बॉक्स का काम जब खत्म होता है तो उसके नीचे आते हैं ट्रैकिया, जहां से हवा ऊपर नीचे होती है। अब ट्रैकिया के नीचे अगर आप पकड़ के आएंगे तो देखेंगे ट्रैकिया दो मेजेंट्रीज ऑर्गन, दो बिल्कुल हवा के थैले जैसे स्ट्रक्चर को क्या करता है, ये इसके अंदर आपके जो ब्रांकिया है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, बाइफरकेट हो जाते हैं। इनको हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। और ये ब्रोंकस दो वाई शेप में स्ट्रक्चर में स्प्लिट हो जाते हैं, और वो एंट्री कर जाते हैं दो ऑर्गेनल्स, दो हवा के बैग्स में क्या करते हैं, एंट्री कर जाते हैं। और वहां जाकर के ये अलग अलग थ्रेड्स में क्या हो जाते हैं, बाइफरकेट होना शुरू करते हैं। तो जो मेन ब्रोंकस होता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस वो जो लंग्स के अंदर एंट्री करता है। अब फिर उसके बाद ये प्राइमरी ब्रोंकस ये स्प्लिट करना शुरू करता है। तो जब ये स्प्लिट होता है तो इस सेकेंडरी ब्रोंकस, हमेशा देखिएगा जैसे ये स्प्लिट होता जाएगा इनकी जो विड्थ है वो पतली होती चली जाएगी। तो यानी अगर हम ये कहते हैं कि प्राइमरी ब्रोंकस की मोटाई सेकेंडरी ब्रोंकस से ज्यादा होती है, और सेकेंडरी ब्रोंकस जब फिर स्प्लिट होता है, फिर यहाँ पे देखिए हर जगह जाकर के दो बार बाइफरकेट होगा, तो ये फिर बाइफरकेट हुआ। तो जब अब ये बाइफरकेट हुआ तो इसका नाम है टर्शियरी ब्रोंकस। अब यानी इसकी जो मोटाई है सेकेंडरी से कम होगी। अब टर्शियरी ब्रोंकस फिर स्प्लिट होगा तो ये बनेगा ब्रैंकियोल्स, और ब्रैंकियोल्स के टर्मिनल एंड पर मिलेंगे क्या, एल्वोलाई। यहां पर बलून से छोटे छोटे गुच्छे होते हैं, और ये गुच्छे ही क्या करते हैं, इनके टर्मिनल एंड पे लगे होते हैं। यानी आप जो हवा लेते हैं, जो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इन रास्तों से ट्रेवल करता हुआ कहां जाता है, यहां जाता है, और यहां पर वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। यहां पर वो अपने ऑक्सीजन को दे देते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और जब लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सहेलेशन प्रोसेस से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब हम सांस कैसे लेते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं जो भी ब्रीदिंग मैकेनिज्म होते हैं वो दो प्रोसेस से मिलकर बने होते हैं। एक प्रोसेस को कहते हैं इंस्पिरेशन और एक प्रोसेस को कहते हैं एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनटू द लंग्स, और एक्सपिरेशन क्या कहलाता है, विड्रॉन द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। स्टार्ट करते हैं इंस्पिरेशन। देखिए, इंस्पिरेशन मैंने लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन द थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड by the contractions of intercostal muscles which pulls the ribs upward, volume of cavity increases and lungs expanded and air pressure in lungs decreases, so air enter into the lungs। तो स्टूडेंट्स, हम लोग रेस्पिरेशन के इस प्रोसेस को समझने के लिए हम इस डायग्राम की मदद लेते हैं। ये डायग्राम एक्चुअल में आप समझिए ऐसे कि जैसे हम लोगों का लंग्स इस रिब्स के अंदर बंद होता है, और रिब्स जहां पर ये रिब्स आपस में जुड़ते हैं बीच में एकदम, इसको स्टर्नम कहते हैं। और स्टर्नम के किनारे पर जब ये रिब्स पीछे की तरफ जाते हैं तो हमारे पीछे क्या होती है, ये हमारी
वर्टिब्रल कॉलम होती है और ये जाते हैं उसी वर्टिब्रल कॉलम से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो मैंने वही कोशिश की है। वो तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम है और ये हमारे स्टर्नम है। और वर्टिब्रल और स्टर्नल कॉलम को जोड़ने के लिए कौन सी बोन होती है, रिब्स। और सारे रिब्स एक दूसरे के साथ कौन से मसल से जुड़े होते हैं, इंटरकोस्टल मसल से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब देखिए बच्चों, होता क्या है कि कैसे इंस्पिरेशंस होती है, मतलब कैसे ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आती है। तो देखिए, जब भी लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आएगा तो हवा अपने आप अंदर नहीं आएगी। तो वहां पर एक मैकेनिज्म स्टार्ट होता है डायफ्राम का। डायफ्राम हमारे लंग्स के नीचे, यहां पर डायफ्राम जहां पर लंग्स को पकड़े हुए होता है। और जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो इंटरकोस्टल मसल्स और स्टर्नम का मूवमेंट कहां हो जाएगा, ऊपर की जाएगा। स्टर्नम और इंटरकोस्टल मसल क्या, इंटरकोस्टल मसल इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से स्टर्नम का मोशन कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा। यही वजह है कि बच्चे जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना क्या तब फूलता। यानी ये कुछ ऐसे प्रोसेस में होगा कि अगर हम इस मार्कर को, अगर हम आपके वर्टिब्रल कॉलम माने और हमारी इन दोनों हैंड को अगर हम वो माने, हमारे केज माने, तो जब भी इंस्पिरेशन प्रोसेस होगा तो ये ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। और जब यानी ऐसे होगा, ये ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। और ऊपर की तरफ चढ़ता कौन है, कैसे, इंटरकोस्टल मसल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अब जब ये इतना प्रोसेस कंप्लीट होता है तो जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो यहां का वॉल्यूम क्या आ जाता है, बढ़ जाता है। और सडनली जब हमारे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इतने दूर में रहने वाला जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब जब इतनी दूर एयर प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर एयर का प्रेशर ज्यादा रहता है, 180 atm प्रेशर होता है, तो उसी प्रेशर से हवा कहां घुसती है, हमारे लंग्स की तरफ घुसती है। तो इस प्रोसेस से क्या हो जाता है, हमारा इंस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने वही लिखा कि ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन द थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड, ये थोरेसिक कैविटी जिसको हमने डायफ्राम लिखा भी एक्सपैंड होता है बाय द कंट्रैक्शंस ऑफ इंटरकोस्टल मसल। कैसे, जब इंटरकोस्टल मसल्स ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये अपने आप नीचे की तरफ जाता है। और जब ये नीचे की तरफ जाता है तो क्या कर रहा है, विच पुश द रिब्स अपवर्ड। और ये कहां, ये कौन खींचता है, ये रिब्स को ऊपर की तरफ भेजता है। क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ कैविटी इंक्रीजेस, जिसकी वजह से इस लंग्स के अंदर की जो कैविटी बढ़ जाती है। एंड लंग्स एक्सपैंड द एयर प्रेशर, जैसा कि मैंने कहा कि जब एयर का प्रेशर ये बढ़ाता है तो क्या होता है कि अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाता है, बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा होता है और हवा तेजी से अंदर की तरफ एंट्री करने लगती है। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन में हम देख रहे हैं यहां पे लिखा है ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन द थोरेसिक कैविटी श्रिंक। थोरेसिक कैविटी क्या जो श्रिंक होती है, और जब श्रिंक होती है, और क्यों श्रिंक होती है, बाय द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। मतलब इंटरकोस्टल मसल जो ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं। और जब वो रिलैक्स्ड होते हैं तो क्या होता है, इट पुल्स द रिब्स डाउनवर्ड। और ये रिब्स को क्या करता है, डाउनवर्ड खींच के लेके जाता है, जिसकी वजह से कैविटी ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, यानी श्रिंक कर जाती है। और जिसकी वजह से जब ये श्रिंक करने लगते हैं तो इसके अंदर का जो प्रेशर क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाहर का प्रेशर कम हो जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। अब मैं आपको इस स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बच्चों, ये है आपका डायफ्राम। तो जब आप रिलैक्स होते हैं तो सोचिए, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपको लगता है कोई चीज नीचे की तरफ जा रही है। जो चीज जो आप सांस छोड़ते हैं तो कोई चीज नीचे, यानी एक्चुअल में लंग्स जो होते हैं नीचे की तरफ दबते हैं और डायफ्राम जो होता है आपके ऊपर की तरफ खींचती है। और जो डायफ्राम ऊपर की तरफ खींचती है तो देखिए जितना ज्यादा ये ऊपर की तरफ जाएगा लंग्स का वॉल्यूम उतना ही कम होगा। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर ये डायफ्राम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो देखिए ये सब जुड़े होते हैं हमारे स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स जुड़े होते हैं। तो जब हमारा रिब्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अब वो जो जब एक कंडीशन में जब वो ऊपर की तरफ होते हैं और जब हमारे इंटरकोस्टल मसल इसको डाउनवर्ड लेके जाते हैं तो देखिए ये पूरा का पूरा चेस्ट नीचे की तरफ बढ़ेगा। आपने देखा जब भी आप सांस छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई चीज नीचे की तरफ मूव कर रही है। एक्चुअल में हमारे रिब्स और स्टर्नम नीचे की तरफ मूव करते हैं, और ये जितना नीचे की तरफ मूव करते हैं डायफ्राम का प्रेशर ऊपर की तरफ उतना अधिक होता है। और जब ये ऊपर की तरफ होगा तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है। तो जब लंग्स, जैसे बलून है, आप बलून को जितना ज्यादा दबाएंगे तो उसके अंदर अगर कोई हवा भरी रहेगी तो उसका दबाव उतना अधिक बढ़ेगा। अब जितना दबाव बढ़ेगा तो वो हवा से उतनी तेजी से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो ये जितना ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो ये क्या होता है, वॉल्यूम उतना ज्यादा श्रिंक होता है। जितना ज्यादा श्रिंक होता है तो नीचे का प्रेशर बढ़ जाता है और ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, यह इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्चुअल में होता है कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है तो उस ऑक्सीजन का होता क्या है ये हमें जानना है।
तो देखिए जब वो हम इनहेलेशन प्रोसेस करते हैं, जब वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचता है तो हमारे लंग्स के सभी एल्वोलाई में, ये हमारे लंग्स का एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है, उस एल्वोलाई में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसमें क्या नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन, माने 0.1% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन सोचिए अब हमारे पूरे बॉडी में ऑलरेडी सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा था और जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बना रही थी, तो वो सब सारा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होते हैं कहां में, हमारे ब्लड वेसल्स में। तो उस ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है और ऑक्सीजन लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तो जब ये लंग्स हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले, जब इनके अगल बगल के ब्लड कैपिलरी से इनका साथ कनेक्शन होता है, तो उस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए एक लिक्विड होती है, उस लिक्विड का नाम है क्या, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जिसको हम लोग ECF कहते हैं। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सेल किसी भी चीज का एक्सचेंज डायरेक्टली नहीं करता है, बल्कि उस चीज को लेने और देने के लिए उसने एक बिचौलिया रखा हुआ है। उस बिचौलिया का क्या नाम है, ECF, कि हम ECF के थ्रू ही लेंगे और जब भी आपको देंगे तो ECF के थ्रू ही देंगे। तो जब हमारे ब्लड वेसल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के जब हमारे एल्वोलाई तक पहुंचते हैं, कौन लेकर के आता है, इसको पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आती है। तो जब पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर के आती है तो इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जबकि आप एल्वोलाई में देखिए यहाँ पे उल्टा प्रोसेस है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होता है। तो आप सभी जानते हैं गैसें जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। तो ऑक्सीजन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से कहां जाएगा, पहले ECF में और फिर कहां जाएगा, वो हमारे ब्लड वेसल्स में। और यानी यहां पे जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा तो उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड जिसका हायर कंसंट्रेशन ब्लड आर्टरीज में था, तो ये ऑटोमेटिकली किधर एक्सचेंज होगा, ये एक्सचेंज होगा, पहले ECF में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आएगा हमारे एल्वोलाई में। और इस प्रकार से जब सारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है तब यहां पर ऑक्सीजन हायर कंसंट्रेशन में हो जाता है और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, लो कंसंट्रेशन का हो जाता है। यानी अब हमारा जो ब्लड वेसल्स है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया और ऑक्सीजन बढ़ गया। लेकिन अब हमारे लंग्स में क्या है, हमारे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर या स्तर बढ़ गया और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तब आपका लंग्स उसी समय सिकुड़ता है, एक्सहेलेशन प्रोसेस होगा। अब जब सिकुड़ेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से टिश्यू ग्रेड तक आकर के रेस्पिरेशन इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। धन्यवाद।